आज हम आपको वीडियो की सहायता से मेज़ में फिजिकल रेफ्लेक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है उसके समस्त क्रियाविधि के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले प्राप्त सैंपल को हम डिजिटल मॉइस्चर मीटर की सहायता से मॉइस्चर निकालते हैं। उसके पश्चात हम फूड ग्रेन के एफएम को निकालने के लिए, फॉरेन मैटर को निकालने के लिए 500 ग्राम सैंपल लेते हैं और 500 ग्राम सैंपल में से हम सीव सेट की सहायता से एफएम को पृथक कर लेते हैं। प्राप्त 500 ग्राम सैंपल्स में से हम फॉरेन मैटर को पृथक करते हैं, जैसा कि आप इनेमल प्लेट में प्राप्त फॉरेन मैटर को देख पा रहे हैं। ज्ञात रहे फॉरेन मैटर हमेशा आपको मिनिमम 500 ग्राम सैंपल्स में निकालना है। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं उसके लिए फॉरेन मैटर निकालने के लिए मिनिमम 500 ग्राम सैंपल की आवश्यकता होती है। शेष बचे सैंपल में से हम स्कूप की सहायता से 100 ग्राम सैंपल पृथक करते हैं, जैसा कि अब आप देख पाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले पॉकेट स्केल लेते हैं और पॉकेट स्केल को हम टेयर कर लेते हैं और टेयर करने के पश्चात हम 100 ग्राम सैंपल्स इसमें से निकालते हैं। इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है, जब भी हम सैम्पलिंग करें तो सैंपल जो हम कलेक्ट कर रहे हैं स्कूप की सहायता से वो सभी कॉर्नर से लेना है और सेंटर से भी लेना है। मींस आपको अलग अलग स्थानों से सारा सैंपल को कलेक्ट करना है। तो उसके लिए जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, अलग अलग स्थानों से हम स्कूप की सहायता से सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं और 100 ग्राम सैंपल हम तैयार करते हैं। तो इस प्रकार हमने ये 100 ग्राम सैंपल कलेक्ट कर लिया है। अभी 100 ग्राम जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है इसको हम इनेमल ट्रे में डालते हैं और फिर इनेमल प्लेट में डालने के पश्चात सभी फिजिकल पैरामीटर्स बारी बारी से स्टार्ट करते हैं और जितने भी फिजिकल रेफ्लेक्शंस आज हम सेपरेट करने जा रहे हैं वो सारे हैंड पिकिंग यानी अपने हाथों से अलग करेंगे। मॉइस्चर और फॉरेन मैटर हमने पहले ही प्रारंभ में ही टेस्ट कर लिया है। उसके पश्चात जितने भी फिजिकल रेफ्लेक्शंस हैं, जैसे डैमेज एंड डिस्कलर, संकन श्रीविल्ड और इमेच्योर, उसके बाद अपने फंगल इन्फेस्टेशंस, और इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है कि मक्का में एक डैमेज एंड डिस्कलर में वाटर लॉक डैमेज होता है जिसको भी हमको सेपरेट करना होता है, जिसको अभी हम आगे आपको बताएंगे। अभी हमने मेज में प्राप्त 100 ग्राम सैंपल से सभी पैरामीटर को सेपरेट कर लिया है, जैसा कि हमारा इनेमल प्लेट में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं हमने इसमें ब्रोकन, डैमेज एंड डिस्कलर, इमेच्योर, संकन श्रीविल्ड, वाटर लॉक डैमेज, डैमेज एंड डिस्कलर और उसके साथ टोटल काउंट वेट, ये सब पैरामीटर्स अलग सेपरेट कर लिए हैं। साथ के साथ हमने इसमें विविल्ड ग्रेन्स को भी शामिल किया है। अभी हम सबसे पहले ब्रोकन ग्रेन्स की डेफिनेशन और उसके साथ आपको सेपरेट सिर्फ ब्रोकन कर्नेल्स दिखाएंगे। ब्रोकन कर्नेल्स क्या होते हैं, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले होल सीड के 3/4 से कम टूटे हुए कर्नेल्स होते हैं, उनको हम ब्रोकन में शामिल करते हैं। जैसा कि आप इनेमल प्लेट में देख पा रहे हैं, ब्रोकन कर्नेल्स किस तरह दिखाई देते हैं। जब भी आप सैंपल करें, फिजिकल रेफ्लेक्शन करें मेज में, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रोकन कर्नेल्स कैसे होते हैं। ब्रोकन कर्नेल्स के बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर का जो वार्तालाप करेंगे वो है डैमेज एंड डिस्कलर। डैमेज और डिस्कलर क्या होता है? डैमेज और डिस्कलर किसी भी सीड का नमी, गर्मी, मौसम के कारण सीड का या कर्नेल्स का क्षतिग्रस्त हो जाना डैमेज सीड कहलाता है, तथा साथ के साथ किसी भी सीड या कर्नेल्स का अपना मूलभूत जो कलर होता है उसके अलावा बदरंग हो जाना डिस्कलर होता है। ये दोनों पैरामीटर हम साथ में ही काउंट करते हैं, डैमेज एंड डिस्कलर। जैसा कि आपको अब इनेमल प्लेट में दिखाई दे रहा है कि डैमेज सीड कैसे दिखाई देते हैं, किस तरह से हम इसको सेपरेट करते हैं। डैमेज और डिस्कलर जो पैरामीटर होता है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको और संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि डैमेज कर्नेल्स में कई प्रारूप होते हैं। उनमें से जो मुख्य प्रारूप है, मुख्य प्रकार है, उनमें से एक है मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज क्या होता है? पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जब भी किसी क्रॉप को, फसल को तैयार होने के बाद सेपरेट किया जाता है, उस समय मैकेनिकल यानी थ्रेशर या कोई कटर का यूज किया जाता है, जिसकी सहायता से हम
फसल को सेपरेट करते हैं या कर्नेल सीड को सेपरेट करते हैं और भूसे को अलग करते हैं। उस समय कटर की सहायता से जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो कई बार सीड या कर्नेल्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे सीड जो कटर या थ्रेशर के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं उन्हें हम मैकेनिकल डैमेज की श्रेणी में शामिल करते हैं। मैकेनिकल डैमेज की श्रेणी के अलावा एक होता है जर्मिनेशन डैमेज। मीन्स कि जब भी किसी सीड को उचित वातावरण में पानी, वायु और साथ के साथ जल अगर प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में उस सीड का अंकुरण हो जाता है, जिसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो ऐसे सीड को भी हम जर्मिनेशन डैमेज में काउंट करते हैं और जर्मिनेशन डैमेज का ये जो प्रारूप होता है ये भी डैमेज सीड के अंदर शामिल किया जाता है। साथ के साथ कई बार फसल में अत्यधिक पेस्टिसाइड्स का यूज करने के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि सीड डैमेज हो जाता है। फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के कारण भी सीड डैमेज हो जाता है। तो इन सभी प्रारूपों को हम केमिकल डैमेज के नाम से जानते हैं। केमिकल डैमेज में आने वाले ये दोनों प्रारूप को हम डैमेज सीड के अंदर ही काउंट करते हैं। इन दोनों के अलावा एक जो प्रारूप होता है डैमेज का, उसको हम वाटरलॉग डैमेज बोलते हैं। वाटरलॉग डैमेज होने का मुख्य कारण होता है कि सीड में या किसी भी कर्नेल्स में अत्यधिक पानी की मात्रा उपस्थिति, उसको हम वाटरलॉग डैमेज के नाम से जानते हैं। मेज के अंदर वाटरलॉग डैमेज जो होता है, इसके अंदर अगर 50% से ज़्यादा सीड में पाउडर फॉर्म जो अंदर से तोड़ने के बाद प्राप्त होता है, अगर इस तरह का दिखाई देता है तो हम उसको वाटरलॉग डैमेज कहते हैं और ऐसे सीड को हम वाटरलॉग डैमेज में शामिल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है इमेच्योर संकन विल्ट। इमेच्योर का जैसे कि आप डेफिनेशन से ही पहचान पा रहे हैं कि ऐसा सीड जिसका मैच्योर नहीं हुआ हो, जो अविकसित हो, या फिर ऐसा सीड जो पिचका हुआ हो, या ऐसा सीड जो मुरझाया हुआ हो। ऐसी श्रेणी में आने वाले सभी सीड को हम इमेच्योर संकन विल्ट के अंदर काउंट करते हैं, जैसा कि आप इनेमल प्लेट में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर के रूप में हम अब विविल्ड सीड को काउंट करेंगे। तो विविल्ड सीड जो होता है वो किसी भी इंसेक्ट के द्वारा मेज के सीड को अंदर से खोखला कर देना विविल्ड सीड कहलाता है। और ऐसे सीड जो अंदर से खोखले हैं या जिनमें होल हो रखा है, उन सभी सीडों को हम पैरामीटर में काउंट करते हैं। जैसा कि अब हम आपको इनेमल प्लेट में उपस्थित सभी विविल्ड सीड कर्नेल्स हैं उनको दिखा पा रहे हैं। इसी क्रम में अगला जो हमारा टेस्ट पैरामीटर है वो है टोटल काउंट वेट। जैसे ही हम पॉकेट स्केल की सहायता से 100 ग्राम सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को हम इनेमल प्लेट में लेते हैं और फिर बारी बारी से हम उसके 100 ग्राम सैंपल में उपस्थित जितने भी दाने होते हैं उनकी गणना करते हैं और गणना करने के बाद ये पता लगाते हैं कि 100 ग्राम सैंपल में टोटल मेज के कितने सीड काउंट हुए हैं। यदि सीड मेज के अंदर टोटल काउंट सीड का वेट 400 दाने से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में हम उस सैंपल को रिजेक्शन में डाल सकते हैं। अमूमन जो इसका रिजल्ट्स होते हैं वो 340 से लेके 380 के बीच में हमको प्राप्त होता है। अभी आप देख पा रहे हैं कि हम पॉकेट स्केल की सहायता से 100 ग्राम सैंपल वेट कर रहे हैं। अभी एक एक दाना हम इसमें हाथों की सहायता से काउंट करेंगे। जिस प्रकार अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार हम TCW जो पैरामीटर होता है, जिसमें हमें 100 ग्राम सैंपल लेने के पश्चात एक एक दाने की गणना करनी होती है, उसकी गणना करते हैं और उपस्थित जितना भी काउंट होता है वही TCW जो हमारा है वो फाइनल रिजल्ट होता है। अभी हमारा जो सैंपल्स है उसमें 100 ग्राम सैंपल के अंदर जो हमारा काउंट है वो 370 हुआ। नेक्स्ट पैरामीटर के रूप में अब हम फंगल इन्फेस्टेशंस जो बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है मेज का, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो फंगल इन्फेस्टेशन होने का मुख्य जो कारण है वो है कि आपकी जो क्रॉप है या कमोडिटी है उसके अंदर मॉइस्चर का अत्यधिक हो जाना, या किसी भी कारण से जो हमारा सैंपल्स है उसका भीग जाना। ऐसी स्थिति में फंगल इन्फेस्टेशन होने के चांसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। मेज में 3 प्रकार के फंगस मुख्यतः मिलते हैं। उनमें से सबसे पहला जो होता है वो ब्लैक मोल्ड कहलाता है।
दूसरा जो प्रकार होता है वो कहलाता है एस्परजिलस फ्लेव्स, और थर्ड जो प्रकार होता है फंगस होने का उसका कारण होता है एस्परजिलस ग्लोकस। इन 3 प्रकार के फंगस मेज़ के अंदर प्राय मिलते हैं। एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा कैटल फीड में 10 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। एफ्लाटॉक्सिन जो टेस्ट होता है वो हम फील्ड पर नहीं कर सकते। एफ्लाटॉक्सिन का जो टेस्ट किया जाता है उसे हमें जो भी हमारे आस पास जो भी लेबोरेटरी है उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। एफ्लाटॉक्सिन में एस्परजिलस फ्लेवस होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, और जो एफ्लाटॉक्सिन होने का महत्वपूर्ण कारण है फंगस में उसका कारण भी एस्परजिलस फ्लेवस है। एस्पर फ्लेवस को नेक्ड आइज के द्वारा हम पहचान नहीं सकते, लेकिन कुछ माध्यम के द्वारा उसका अनुमान लगा सकते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है अप्रिय गंध, सैंपल्स या सीड का कड़वा स्वाद, सैंपल्स का बदरंग होना, उसके अंदर अप्रिय गंध का उपस्थित होना। अब आप देख पा रहे हैं जो साउंड सीड है, हेल्दी सीड है, वो किस तरह दिखाई देते हैं। अब तक हमने सभी इम्प्योरिटीज़ के इमेजेस आपको दिखाए हैं, और इस वीडियो के अंत में अब हम आपको हेल्दी सीड के बारे में बता रहे हैं कि हेल्दी सीड किस तरह दिखाई देता है। इन सभी फिजिकल पैरामीटर्स को जांच करने के बाद कुछ सावधानियां ऐसी होती है जो हमको टेस्ट करते समय ध्यान रखनी चाहिए। उनमें से मुख्य रूप से जो मेज़ सीड का जो सैंपल है उसमें किसी भी तरह का कोई भी पॉइजनस सीड मिक्स नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई अडल्ट्रेशन मिक्स नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह के कोई कलरिंग एजेंट्स सैंपल्स में यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के सीड आपको दिखाई देते हैं तो आप उन सभी सीडों को तुरंत प्रभाव से सेपरेट कर दें, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अच्छी पैदावार, सपने साकार, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।